हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वन शॉट वीडियो ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है उसको एकदम लेटेस्ट 23-24 का जो सीबीएसई का एकदम लेटेस्ट पैटर्न है, जो न्यू एनसीईआरटी है, उसके अकॉर्डिंग पूरा करेंगे, है ना। इसके अंदर तुम्हारा बोर्ड्स और सीयूटी दोनों का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 3D अगर देखें तो 3D एक बहुत आसान चैप्टर है। दूसरी बात, 3D को अगर हम देखें ना, तो पहले जो हमारी 3D थी वो बहुत बड़ी थी। 3D के अंदर बेसिकली दो चीज़ें थी, एक तो लाइन और एक प्लेन। हम 3D के अंदर लाइन को पढ़ते थे, प्लेन को पढ़ते थे। तो सीबीएसई ने प्लेन को पूरा ही हटा दिया है, ठीक है। पता नहीं क्यों हटा देते हैं ये, पर हटा दिया है। तो अब प्लेन पूरा ही नहीं है, तो चैप्टर बड़ा छोटा हो गया। चैप्टर छोटा हो गया इसका मतलब स्कोरिंग हो गया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर होता है तो उसको कवर करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। पर अब लाइन लाइन है, तो हमारे पास सिर्फ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन इन 3D है ना। तो हमें सिर्फ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर लाइन को पढ़ना है ना। दूसरी बात, वेटेज की अगर बात करें तो ये भी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वेक्टर और 3D मिला के 14 मार्क्स की यूनिट है। तो आधा उसको लगा लो, आधा इसको लगा लो, तो 7-8 नंबर का ही मिल जाएगा। मे भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन फिक्स आता है, मे बी वो 5 नंबर में आ जाए या कोई और क्वेश्चन आ जाए। तो पॉसिबिलिटी है एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं तो 3 के 2 के एमसीक्यू आने तो श्योर हैं, डैम श्योर हैं। बहुत स्कोरिंग और बहुत आसान चैप्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, एकदम क्रिस्प तरीके से बढ़िया हो जाएगा सारा, ठीक है। चलो, तो क्या क्या करना है, पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमने लाइन को पढ़ तो लिया था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी है ना। तो इंट्रोडक्शन में समझेंगे क्यों जरूरत पड़ी है। फिर देखेंगे कि जैसे लाइन की हमने बहुत सारी इक्वेशन पढ़ी थी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और क्या क्या 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये फॉर्म वो फॉर्म। तो वैसे ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3D के अंदर लाइन की कौन कौन सी इक्वेशंस होती है वो देखेंगे। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट आता है स्क्यू लाइंस का। स्क्यू लाइंस का जो कंसेप्ट है वो देखेंगे कि लाइंस स्क्यू कब होती हैं, ठीक है। फिर स्क्यू लाइंस के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोप्लेनर लाइंस का कंसेप्ट है, और एक कंसेप्ट और है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, जिसको हम इसी के अंदर पूरा कर रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर लास्ट वीडियो जिसने देखा होगा वेक्टर का, नहीं देखा है तो गो चेक दैट वीडियो आउट, है ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर्स, ये दोनों चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। हालांकि देखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं देखा है तो ठीक है, बाकी मैं बता रहा हूँ देख लेना। तो उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो मैंने डायरेक्टली बता दिए थे तुम्हें, अगर याद हो तो मैंने कहा था कि एक वेक्टर के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसको तो हम बोलते हैं क्या, कि वो तो डायरेक्शन रेशियो है, और उसी वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर बना देते हैं तो उसको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोल देते हैं। और मैंने कहा था कि इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे लाइन के अंदर, ऐसा क्यों है। तो देखो, अब उस चीज को थोड़ा सा पढ़ते हैं, उन चीजों को समझते हैं वो कहाँ से आई। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। वैसे ये जो प्रूफ है ये सिलेबस में आएगा नहीं, पर थोड़ा सा एक बार समझने के लिए कि कहानी चल क्या रही है, एक बार देखना थोड़ा सा जरूरी हो जाती है ये चीजें, है ना। तो एक बार ही देख लेते हैं, 10-15 मिनट फालतू मिल जाएगा थोड़ा सा ज्ञान। तो कहता है कि मान लो अगर स्पेस के अंदर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स A B C हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ये OP वेक्टर बनेगा, है ना। अच्छा, ये वेक्टर बन गया, ये मान लो O है। अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करूं, है ना, मैंने ये भी बताया था कि कोसाइन ही क्यों, टेंजेंट क्यों नहीं, साइन क्यों नहीं, ये सब चीजें भी क्यों नहीं, मैंने कहा था ये भी हम लास्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मान लो तुमने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए पॉइंट के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ होगा बताओ। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा A0 0 पे, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये A हो जाएगी। ये 3D के अंदर है ये सारा काम, ये सारा काम किसके अंदर है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर है। अच्छा, तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड भी पता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √A² + B² + C², है ना। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं कहूं कि हमारे वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, सपोज हमारे वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूस गिवन है।
तो बेस और हाइपोटेन्यूज से क्या कैलकुलेट हो गया आएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज से कैलकुलेट हो गया आएगा कोस अल्फा। तो कोस अल्फा निकल जाता है क्या, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कोस अल्फा निकल के आ गया। सिमिलरली जब तुम यही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे वाई एक्सिस के ऊपर, है ना, एकदम ऐसे ही तुम परपेंडिकुलर अगर वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दोगे, तो वहां पे अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वाई एक्सिस के साथ हमारे वेक्टर ने बीटा एंगल बनाया है, तो वहां से फिर तुम्हारा एकदम एग्जैक्टली कोस बीटा कैलकुलेट हो जाएगा। वहां पे भी तुम्हें बेस और हाइपोटेन्यूस ही पता लगेगा, तो कोस बीटा हो जाएगा रूट ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सिमिलरली जब z एक्सिस पे देखेंगे तो उस z एक्सिस वाले को तो विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लो सॉरी वो वाला एंगल तुम्हारा गामा है, तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा, कोस गामा निकल के आ जाएगा। कोस गामा क्या निकल के आएगा, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कि ये समझ आ रहा है कि कोस ही क्यों निकला, क्योंकि मुझे उस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए के अंदर बेस और हाइपोटेन्यूस ही पता थे, तो उनसे तो कोस ही निकलेगा। इसीलिए जो ये चीजें निकल के आई इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन कोस अल्फा को हम एल से डिनोट कर देते हैं। कोस अल्फा लिखूं, ये लिखूं या एल लिखूं, बात सेम समझनी है। कोस बीटा लिखूं, ये लिखूं या एम लिखूं, बात सेम समझनी है। कोस गामा लिखूं, ये लिखूं या एन लिखूं, तो ये बेसिकली एल एम एन हमने इसकी नोटेशन दे दी। तो ये क्या हो गए, तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए एक वेक्टर के। और नोटिस करो ये वाला वेक्टर क्या बनेगा तुम्हारा, ये वाला वेक्टर अगर ओपी वेक्टर की मैं बात करूं तो ओपी वेक्टर क्या बनेगा, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, यही तो बनेगा, है ना। तो इस वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर बनाओगे तो यही तो उसके कंपोनेंट्स आएंगे। तो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स ही क्या बनते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं। तो मैंने वो डायरेक्टली बता दिया था, यहां से निकल के आए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइंस की, क्या कहता है कि हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, अगर मैं एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर और एन का स्क्वायर कर दूं, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम कर दे, यानी कि कोस अल्फा का स्क्वायर कर दे, कोस बीटा का स्क्वायर कर दे, या कोस गामा का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, जरा ऑब्जर्व करो। इन तीनों चीजों का स्क्वायर करके जोड़ दो, जब इन तीनों चीजों का स्क्वायर करके तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरे वाले का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीनों का एडिशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता लग गई कि डायरेक्शन कोसाइंस के जो स्क्वायर का सम होता है वो हमेशा कितना आता है भाई, वो 1 आता है। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा अगर कर दोगे तो दैट विल बी ऑलवेज 1। ओके, इज इट क्लियर। तो यहां से ये प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा दूं तो किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा दूं तो किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी 2 निकलते हैं, प्लस और माइनस, और अगर उनका स्क्वायर का सम करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में अगर मैं ऐसे लिख दूं डी सी, तो डायरेक्शन कोसाइंस एक वेक्टर के क्या होते हैं, प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ये ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो हटा भी सकते हो, ये एक अलग नोटेशन देने के लिए मैंने लगा दिया। ये वाला मत लगा देना, वो कोऑर्डिनेट वाला, वो गड़बड़ हो जाएगा। या तो कुछ मत लगाना, या ये वाला लगा देना, नुकीले वाला। तो बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस एक वेक्टर के, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल एम और एन, ये भी बोलते हैं। अब बात आती है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, वो कहता है कि ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, इनके अंदर जो सबसे छोटा स्केलर हो ना वो निकाल लो। कहने का मतलब इनके अंदर से जो कॉमन पार्ट है ना उसको रिमूव करके जो एकदम मिनिमम स्केलर्स हैं वो फाइंड आउट कर लो, उनको मैं डायरेक्शन
रेशोज बोलूंगा। अब देखो इन तीनों के अंदर स्केलर कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें? एक तो प्लस माइनस कॉमन दिख रहा है, इसको हटाओ, 1 और -1 को हटा दो। एक ये जो रूट वाला रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों में कॉमन दिख रहा है, इनको बाहर करो। तो हमारे पास बेस स्केलर क्या बचेंगे? बेस स्केलर यानी कि जो मिनिमम स्केलर है, ए बी और सी बचेंगे। तो जो डायरेक्शन को रेशियोज हो जाएंगे तुम्हारे एक वेक्टर के, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे? ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो देखो क्या ये डायरेक्शन रेशियोज तुम्हारे इसके कंपोनेंट ही नहीं आ रहे हैं, वेक्टर के कंपोनेंट? तो इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि एक वेक्टर के कंपोनेंट होंगे वो तो डायरेक्शन रेशियो, और उसके यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। चलो, तो ये तो हमने वेक्टर की बात कर ली। अब बात करेंगे हम एक लाइन की, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। तो पहले एक लाइन की बात करते हैं। देखो अभी तक जो हमने लाइन बनाई वो एक प्लेन के ऊपर बनाई, एक कागज के ऊपर बनाई, एक बोर्ड के ऊपर बनाई। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि भाई एक लाइन को बनाने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए होता है कि लाइन हमारी बनेगी कहां से। हमें क्या चाहिए होता है? एक तो पॉइंट चाहिए होता है कि लाइन मेरी कहां से जाएगी, ये वाली। तो एक पॉइंट से तो काम चला नहीं मेरा, यानी कि इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइंस जा सकती हैं मेरी। तो पर्टिकुलर लाइन, मैं कौन सी लाइन बनवाना चाह रहा था तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें एक चीज की रिक्वायरमेंट और पड़ी। मैंने क्या कहा कि भाई ठीक है, इस पॉइंट से लाइन बनाओ, और क्या करो, एक ऐसी लाइन बनाओ जो इस पॉइंट से भी पास करे और वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाए। मैंने कह दिया कि ऐसी लाइन बनाओ जो इस पॉइंट से भी पास करे और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाए। तो तुमने क्या किया, इस लाइन से पास कराई और 45 डिग्री पे एक लाइन खींच दी। तो कितनी लाइन बनी? सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बनी। सिर्फ एक लाइन बनी, यानी कि जो मेरा काम डिजायर्ड था वो हो गया। सिर्फ एक ही लाइन बननी चाहिए थी, वो लाइन मेरी बन गई। तो ये वाला एंगल होता है 45, इसका हमने क्या ले लिया? टेंजेंट। अब इसका टेंजेंट भी क्यों लिया? ये स्ट्रेट लाइन के प्रूफ में आएगा, जो आज अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी किस्मत में है नहीं, क्योंकि वो 11वीं में था। तो tan 45 ले लेते हैं हम। तो हम इसको क्या बोल देते हैं? ये लाइन का क्या होता है? स्लोप होता है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यानी कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तो उसका पासिंग पॉइंट और एक उसका स्लोप। अगर ये दो चीजें मेरे पास हैं तो आई कैन ड्रॉ दैट लाइन परफेक्टली। ठीक है, अब ये तो काम बन गया मेरा। तो लाइन को बनाने के लिए पासिंग पॉइंट और स्लोप चाहिए। पर सोचो तुमने 3D में एक लाइन बनाई है, तुमने लाइन 2D में नहीं बनाई। तुमने जो तुम्हारा रूम है ना, उस रूम के अंदर हवा में एक लाइन खींच दी बहुत बड़ी, और मान लो मैंने हवा में एक पॉइंट कहा है। हवा में क्या कहा है? एक पॉइंट कहा है। मैंने कहा कि इस पॉइंट से पास होने वाली लाइंस बनाओ। तो इस पॉइंट से भी पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस बनेगी। पर इस पॉइंट में से पास होने वाली अगर इनफाइनाइट लाइन बनेगी तो उसको स्पेसिफाई कैसे करेगी कौन सी लाइन बनानी है? जैसे यहाँ पे तो स्पेसिफाई स्लोप ने कर दिया, एंगल ने कर दिया एक्स एक्सिस के साथ। इस पॉइंट पे स्पेसिफाई कैसे करें? अब देखो ये प्लेन नहीं है, ये स्पेस है। अगर एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगी तो ऐसी एक लाइन नहीं बन सकती। यहां पे तो एक लाइन बनी थी। अगर 3D की बात करोगे तो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन भी इनफाइनाइट बन जाएंगी। समझ रहे हो? एक्स एक्सिस के साथ 3D के अंदर 45 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइंस भी बहुत सारी मिल जाएंगी। तो वहां से भी फिक्स नहीं हो पाया कि कौन सी लाइन बनेगी। यानी कि स्लोप का कंसेप्ट फेल हो गया 3D के अंदर जाके, नहीं तो काम चल ही रहा था। तो स्लोप का कंसेप्ट जो था वो मेरा हो गया फेल। यानी कि स्लोप से लाइन का सेंस नहीं पता लग रहा। पोजीशन तो पता लग रही है कि इस पॉइंट से जाएगी, पर सेंस नहीं पता लग रहा कि जाएगी कैसे। तो उसको करने के लिए हमने क्या किया? डायरेक्शन कोसाइंस लेके आए या डायरेक्शन रेशियोज लेके आए। हम क्या बोले कि मान लो भाई अगर हमारी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, मान लो ये तुम्हारा एक पॉइंट है, हमारी लाइन इस लाइन से पास करेगी, और मैंने क्या कहा कि हमारी लाइन जो है ना वो एक वेक्टर के पैरेलल होगी। जो वेक्टर है ना तुम्हारा, वो वेक्टर ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से पास होने वाला एक वेक्टर है, ये हमारा एक वेक्टर है। इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचो और इस वेक्टर के डायरेक्शन को रेशियो दे दिए मैंने, डायरेक्शन रेशियो दे दिए। मान लो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 है, यानी कि x पे 2 जाना है, y पे 3 जाना है और z पे 4 जाना है। यानी कि अब चारों तरफ से तुमने फिक्स कर दिया कि वहीं से ही जाएगी, सेंस पता लग गई।
अब x के रिस्पेक्ट में भी एक चीज फिक्स करने को है, y के में भी है और z में भी है। डायरेक्शन वो जो स्लोप वाला था वो तो x एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा था। अब इस वेक्टर के पैरेलल इस पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक लाइन बन सकती है। क्या एग्री करते हो? इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल सिर्फ और सिर्फ एक बन सकती है, ये वाली। मानते हो? तो अब 3D के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनेगी। 3D के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनेगी जो इस पॉइंट से तो पास करेगी। अब ये जो पॉइंट होगा ये तुम्हारा मान लो x1 y1 z1 होगा, और जो डायरेक्शन रेशियो देगा वो तुम्हारे वेक्टर के, वो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे? ए बी सी। यानी कि अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा है, अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा है तो एक्चुअली में वो किसके डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा है? एक वेक्टर जो लाइन के पैरेलल होगा और ओरिजिन से पास करेगा। हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो डायरेक्शन रेशियो इस वेक्टर के हैं। समझ रहे हो बात को? अगर इसके डायरेक्शन कोसाइंस की बात करो तो वो क्या होंगे? ए अपॉन रूट में जो था वो, है ना, वो पूरा का पूरा। तो वो अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन बोल रहे हो तो एक्चुअली में इसके डायरेक्शन कोसाइंस है। समझ रहे हो? तो लाइन की इक्वेशन स्पेस में बनाने के लिए तुम्हें दो चीजों की जरूरत पड़ी। एक तो पासिंग पॉइंट, जैसे वहां पे हमें स्लोप की जरूरत पड़ी थी, पासिंग पॉइंट, और प्लस में डायरेक्शन रेशियोज। अगर ये दो चीजें तुम्हारे पास हैं तो फिर हम स्पेस के अंदर भी एक लाइन परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है? तो इसलिए हमें डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत पड़ी 3D के अंदर। इन्होंने स्लोप की को रिप्लेस कर दिया। ये बात समझ में आनी जरूरी है। ठीक है? तो एक लाइन का पासिंग पॉइंट, और अगर तुम्हें क्या पता है, अगर तुम्हें लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है तो फिर तुम एक लाइन को खींच सकते हो। ये बात समझ में आई? तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो और लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का क्या मतलब हो गया? अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है तो फिर उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी कितने बन जाएंगे तुम्हारे? वही जो वेक्टर के बनेंगे, प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा, है ना? तो ये तुम्हारे डायरेक्ट लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है? अब एक लाइन की जो डायरेक्शन का काम है वो ये डायरेक्शन रेशियो करेंगे। जब ये लाइन होगी तो ये लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे ना, ये दिखेंगे तुम्हें। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर दो लाइंस पैरेलल हुई, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो खुद सोचो, एक लाइन इसके और पैरेलल खींच दोगे ऊपर तो वो भी इसी वेक्टर के पैरेलल आएगी, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज भी बराबर आएंगे। या हो सकता है स्केलर मल्टीपल आ जाए, है ना? ऐसा हो सकता है कि एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो मान लो 2 3 4 हैं और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो मान लो 6 9 16 है। अब डायरेक्शन रेशियो में तो हम लीस्ट स्केलर देखते हैं, जो बेस स्केलर है वो देखते हैं। तो इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है ना कि 3 कॉमन आ रहा है। 3 आ रहा है कि क्या कर दिया यहाँ 12 करो, सॉरी 12। तो तुम्हें दिख रहा है ना इसके अंदर 3 फालतू है, सब में 3 कॉमन है, तो उसको हटा देंगे। तो अगर ये वाला डायरेक्शन रेशियो पहली लाइन के हैं, ये वाले डायरेक्शन रेशियो अगर पहली लाइन के हैं तो दूसरी वाली लाइन के भी तो डायरेक्शन रेशियो जो L2 के होंगे वो भी तो 2 3 4 ही होंगे, है ना? तो जब लाइंस तुम्हारी पैरेलल होती है तो जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना वो क्या होते हैं? एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल या इक्वल बोल दो। ठीक है? तो जैसे कि मान लो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियो मान लो मैंने कह दिए ए बी सी हैं, L2 लाइन के डायरेक्ट या A1 B1 C1 बोल दो, A1 B1 C1 है, और L2 लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? A2 B2 C2 है। ठीक है? तो क्या कहता है कि देन, तो अगर इनका रेशियो देखोगे ना A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है? क्योंकि वो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो है वो सेम मिलेगा तुम्हें। ठीक है? पहली चीज तो ये। अब देखो लाइन की जो डायरेक्शन है वो एक वेक्टर से पता लग रही है ना? तो अगर मैं ये बोलूं कि हमारी पहली वाली लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो B1 है, A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप, इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन वेक्टर
ऑफ L1, ये पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन वेक्टर है L1। और अगर मैं B2 वेक्टर की बात करूं तो वो क्या होगा, A2i कैप B2j कैप प्लस C2 k कैप। ये क्या हो गया, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L2 ऑफ L1 और ये L2। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में तुम एंगल निकाल लो कोस थीटा, अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल लो कोस थीटा, तो क्या लाइंस के बीच का भी एंगल नहीं आ जाएगा? क्यों? एक बार थोड़ा सा विजुलाइज करो, क्योंकि थोड़ी सी बात हवा में से जा रही है, तो विजुलाइज कर लेते हैं। मान लो दो लाइंस है तुम्हारी, एक लाइन तो मान लो ऐसे जा रही है, एक लाइन तो मान लो स्पेस में से ऐसे गई, और एक लाइन स्पेस में से ऐसे गई। इन दोनों लाइंस के बीच में तुम्हें एंगल निकालना है। मान लो ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा? अब मेरे को लाइन का तो आइडिया नहीं है, पर इनके जो पैरेलल तुम्हारे वेक्टर्स बनेंगे, पहली वाली लाइन के पैरेलल मान लो ये वाला वेक्टर है, और दूसरी वाली लाइन के मान लो पैरेलल ये वाला वेक्टर है, ओरिजिन से पास करने वाले, है ना। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा, वही एंगल तो ये वाला मिलेगा तुम्हें, है ना। तो इनका एंगल निकालने के बजाय इनका एंगल निकाल लेते हैं। पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है, A1 B1 C1 है, तो उसका जो ये वाला वेक्टर बनेगा, ये B1 वेक्टर मैंने बोल दिया A1i कैप B1j कैप और C1 B1j कैप और C1k कैप। सिमिलरली जो दूसरी वाली लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो मान लो A2 B2 C2 बोल दिया, यानी कि जो B2 वेक्टर है वो तुम्हारा क्या है, A2i कैप है B2j कैप है प्लस C2k कैप है ना। तो अगर कोस थीटा निकालूं तो क्या निकलेगा, B1 डॉट B2 अपॉन में B1 का मैग्नीट्यूड इंटू में B2 का मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन वेक्टर्स का यूज करके हम दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर दो लाइंस के बीच में एंगल पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। अब यहां से एक बात ध्यान से देखो, अगर दोनों लाइंस पैरेलल परपेंडिकुलर हुई, दूसरा केस व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी कि थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब कोस थीटा 0 होगा। कोस थीटा 0 होने का मतलब B1 डॉट B2 सॉरी हाँ, कोस थीटा 0 होने का मतलब ये 0 रखोगे तो ये गुना हो जाएगा, B1 डॉट B2 0 होगा, लास्ट लेक्चर में देखा था। और B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इस पे से छोटा क्वेश्चन आ जाता है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब कई बार वो क्या करता है ना, तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है। कई बार वो डायरेक्शन रेशियो देके और फिर लाइन के बीच में एंगल पूछता है, और कई बार वो डायरेक्शन कोसाइन देके लाइन के बीच में एंगल पूछता है। अब देखो, अगर उसने डायरेक्शन रेशियो दिए हैं तो उसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना बात को। अगर उसने डायरेक्शन रेशियो दिए हैं तो उसका मतलब क्या है, डायरेक्शन रेशियो दिए हैं तो उसने A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिए हैं, तो फॉर्मूला यूज होगा ये वाला, क्योंकि B1 वेक्टर बन जाएगा B2 वेक्टर बन जाएगा, बात हो गई खत्म, है ना। ये डायरेक्शन रेशियो ही तो है। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, उससे B1 B2 बन जाएंगे। अगर डायरेक्शन कोसाइन दे दिए तो डायरेक्शन कोसाइन देने का मतलब इसका यूनिट वेक्टर दिया है, डायरेक्शन कोसाइन देने का मतलब इसका यूनिट वेक्टर दिया है, ये वेक्टर नहीं दिए, इनके यूनिट वेक्टर दिए हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, तो यानी कि तुम्हें क्या दिया है, B1 वेक्टर नहीं दिया, B1 का यूनिट वेक्टर दिया है। तो ध्यान से देखो, ये B1 का यूनिट वेक्टर ही तो है ये वाला। तो क्या मैं कोस थीटा को B1 कैप नहीं लिख सकता ऐसे, और इनटू में B2 को क्या लिख सकते हैं, ये B2 का यूनिट वेक्टर बन रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं B2 कैप। तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस दी है ना तो सीधा डॉट प्रोडक्ट करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। मान लो दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तुम्हें, ठीक है। मान लो एक का गिवन है 1 2 3 और दूसरे के डायरेक्शन रेशियो गिवन है मान लो 2 3 4।
या 2 3 -4 ले लो। ये दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो गिवन है, ये L1 के और ये L2 के, इनके बीच में एंगल पूछा है। तो ये तो हो गया B1 वेक्टर और ये हो गया B2 वेक्टर। तो यहां से तो कोस थीटा क्या निकल जाएगा, B1 डॉट B2। तो B1 का डॉट प्रोडक्ट B2 के साथ करोगे तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2, B इस 2 की 3 से कराओगे तो 6, इसकी इससे कराओगे तो -12 अपॉन में B1 का मैग्नीट्यूड, B1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 + 4 + 9, और B2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4 + 9 + 16। तो ये कितना बन गया देखो, -6, जो भी आ गया वो एंगल बन जाएगा √14 इंटू में √29। मेरे को आंसर से मतलब नहीं है, मुझे तुम्हें समझाना है। दूसरे केस में मान लो डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तुम्हें, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1 दो, मान लो एक डायरेक्शन कोसाइन ये है 1/3, 2/3 और 2/3। ये देखो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट दिख रहे हैं, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम करोगे तो 1 आएगा। और मान लो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L2 गिवन है तुम्हें 2/7, 6/7 और 3/7, ये भी यूनिट वेक्टर है। अब इन दोनों लाइंस के बीच में अगर तुम्हें एंगल निकालना है तो क्या करोगे, यानी कि कोस थीटा। तो तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें B1 वेक्टर, B1 का यूनिट वेक्टर गिवन है और B2 का यूनिट वेक्टर गिवन है। इस केस में डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करोगे इन दोनों का डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1/3 इंटू 2/7 प्लस 2/3 इंटू 6/7 प्लस 2/3 इंटू 3/7, ये हो जाएगा डायरेक्टली। तो उस केस में हमें B1 कैप इंटू B2 कैप करना है सीधा, यहाँ से कोस थीटा निकल जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन वेक्टर का कंसेप्ट है। अच्छा, एक छोटा सा फॉर्मूला और है, कहता है अगर एक लाइन के दो पासिंग पॉइंट गिवन है, जैसे 2 डायमेंशन के अंदर तुम देखते थे, 2 डायमेंशन के अंदर अगर एक लाइन के दो पासिंग पॉइंट गिवन है तो उसका स्लोप निकालते थे ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो अगर एक लाइन 3D के अंदर गिवन है जिसके दो पासिंग पॉइंट गिवन है, अब इसका भी प्रूफ तुम्हारी किस्मत में नहीं है, फालतू में वीडियो बड़ा करने से मतलब नहीं है, इतना ज्ञान का क्या करोगे, है ना। तो x1 y1 z1, x2 y2 z2 पेपर में सवाल करना जरा अभी ज्यादा जरूरी है उस स्टेज पे। ठीक है, तो अगर एक लाइन के दो पासिंग पॉइंट गिवन है तो हम उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं सीधा। उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ये उसके डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे। क्लियर हो गई बात, ये हमारा काम हो गया। अब देखो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो फिर पूछ रहा है कि cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा क्या होगा। हमें क्या पता है, हमें तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा पता है 1 होगा, तो इसको उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। cos 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर बीटा -1। और cos 2 गामा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर गामा -1। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो इन तीनों में से दो कॉमन आ रहा है सब में से, अगर इनमें से दो कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा -1 -1 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम, ये 1 हो जाएगा -3, तो 2 - 1 -1 हो जाएगा, -1 सही ऑप्शन है। अगला, ये बड़ा आसान सवाल है, यहाँ से जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें से यही उम्मीद करके चलो कि MCQ आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90, 135, 45 विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि अल्फा दिया है, बीटा दिया है और गामा दिया है। तो कोस अल्फा कितना होगा, कोस अल्फा हो जाएगा कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री कितना होगा 0। कोस बीटा कितना होगा, कोस 135 -1/√2। कोस गामा कितना होगा, कोस 45
ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए तुम्हारे 0 माइनस 1/√2 और 1/√2। पहला ही ऑप्शन सही है ना। मैं जनरली यार छोटी मोटी गलती कर देता हूँ, तुम लोग कमेंट्स में लिखते हो जल्दबाजी में, कई बार ऑप्शन कुछ और टिक हो जाता है, कई बार 2 की जगह 4 हो जाता है। मैं कल कमेंट देख रहा था, तो उनको इग्नोर कर दिया करो, इतना तुम्हारे टीचर में ज्ञान है, ठीक है। हाँ चलो, तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आता है। स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट में क्या है, अब हमने लाइन को पढ़ लिया, हमें क्या करना है, लाइन की इक्वेशंस लिखनी है। तो हम जो लाइन की इक्वेशन है वो दो तरीके से लिखते हैं। जैसे हमने पहले 11वीं क्लास में भी पॉइंट और स्लोप निकालना सीखा था, फिर अलग अलग फॉर्म्स पढ़ी थी। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन के अंदर भी हमारे पास दो फॉर्म्स आती हैं। एक को तो बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन यानी कि जिसमें एक्स वाई जेड दिखेंगे। एक फॉर्म को तो बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म और दूसरे को बोला जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। तो क्या बोला जाएगा, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर दिखेंगे। किन चीजों से मिलके बनती है लाइन, पॉइंट, पॉइंट मान लो एक्स वाई x1 y1 z1 है, और क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। मैंने बताया ना दो चीजों की जरूरत है, ए बी सी। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म की वो बात कर रहा है, तो हमारी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म कितनी होती है, x माइनस x1 पासिंग पॉइंट, और अपॉन में डायरेक्शन कोसाइन पहले वाला, y माइनस y1 फिर डायरेक्शन कोसाइन दूसरे वाला, z माइनस z1 फिर डायरेक्शन कोसाइन तीसरे वाला। ये तो हो गई कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, ये एक रेशो है, ये रेशो किसी ना किसी के बराबर k के बराबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट के बराबर। वेक्टर फॉर्म में तुम्हें क्या करना है, इन्हीं दोनों का वेक्टर बना लेना है। ठीक है, तो पॉइंट से क्या बनेगा, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बनेगा, है ना। पॉइंट से क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बना दो, क्या बना दो, ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या बनेगा, ए वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप, y2 j कैप प्लस z2, सॉरी पोजीशन वेक्टर बनेगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। तो पोजीशन वेक्टर बनेगा। और डायरेक्शन रेशियो से क्या बनेगा, डायरेक्शन वेक्टर a i कैप b j कैप प्लस c। अच्छा, ये जो रेशियो है, मान लो इसको मैंने लैम्डा के इक्वल बोल दिया, वैसे लिखना नहीं है तुम्हें, पर मैं अब समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान लो ये रेशियो तुमने लैम्डा के इक्वल बोल दिया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू आएगी, इसको लैम्डा के बराबर रखो, x की वैल्यू आएगी x1 प्लस ए लैम्डा, y की वैल्यू क्या आएगी x2 प्लस बी लैम्डा, सॉरी x2 बोल रहा हूँ, y1 प्लस बी लैम्डा, और z की वैल्यू क्या आएगी z1 प्लस सी लैम्डा, क्या आएगी। अब मान लो मैंने एक आर वेक्टर लिखा, जनरल वेक्टर। आर वेक्टर को मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये कह दिया सपोज। ठीक है, यही लिख देता हूँ। आर वेक्टर ही हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू उठाओ और रखो, एक्स की वैल्यू उठा के रखोगे तो कितना हो जाएगा, x1 प्लस ए लैम्डा आई कैप, x2 प्लस बी लैम्डा जे कैप प्लस, अरे यार ये बारी बारी मैं यहाँ पे x2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे y1 आएगा, y1 प्लस बी लैम्डा जे कैप, c1 प्लस सी लैम्डा के कैप। कहीं और भी देख लेना गलती कर दी हो तो। ठीक है, अब अगर इसको सेपरेट करोगे, ये सब नहीं करना है तुम्हें, ये मैं बता रहा हूँ, ये आई कहाँ से, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये तो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर अलग हो गया, और जो बच गए उन सारों में से लैम्डा कॉमन ले लो, तो लैम्डा कॉमन लोगे तो क्या होगा, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये तुम्हारा डायरेक्शन वेक्टर बन गया। तो ये जो फॉर्म दिख रही है ना तुम्हें, ये लाइन की वेक्टर फॉर्म होती है, ये लाइन की क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म। अगर इसको हम जनरली लिखें तो ये क्या बन गई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन बोलेंगे। यहाँ पे ए तो तुम्हारा क्या है, ए तो पोजीशन वेक्टर है, और बी क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है लाइन का। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा 2 नंबर का एकदम आराम से। ठीक है, देखो, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो किस पॉइंट से पास करती है, इस पॉइंट से पास करती है। यानी कि तुम्हें पासिंग पॉइंट दे दिया लाइन का, और क्या कह रहा है, अब एक चीज और चाहिए,
वेक्टर भी पूछिए और कार्टेशियन भी पूछिए, दोनों इक्वेशन पूछिए, ठीक है। तो तुम्हें डायरेक्शन रेशियो और चाहिए, उसके लिए उसने क्या कहा है कि जो हमारी लाइन है ना वो पैरेलल है इस लाइन के, इस लाइन से हमारी लाइन जो है वो पैरेलल है। अगर इस लाइन से हमारी वाली लाइन पैरेलल है तो मैंने बताया था अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं, बताया ना। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। क्या ये लाइन तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी दिखनी चाहिए, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो इसको हमें उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाओगे? देखो, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो इसमें से 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 बन गया। यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो -7 कॉमन ले लो, ये y माइनस 2 बन जाएगा। और यहाँ पे कॉमन लिया ही हुआ है 35 को z माइनस 0 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कोफिशिएंट्स नहीं चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x माइनस 5 अपॉन 1/5, y माइनस 2 अपॉन -1/7 और z माइनस 0 अपॉन में 1/35। अब ये मेरी फॉर्म स्टैंडर्ड बन गई, स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म बन गई। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1/5 माइनस 1/7 और 1/35। इनमें से कॉमन फैक्टर रिमूव कर देते हैं, 35 से मल्टीप्लाई करा दो इसको, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। इन सब का एलसीएम 35 आ रहा है, तो ये बन जाएगा 7 माइनस का 5 और 1, यानी कि इस लाइन के फाइनली डायरेक्शन रेशियो ये आ गए। और हमारे लाइन का पासिंग पॉइंट ये है, तो बन गई बात, बस पासिंग पॉइंट चाहिए था, डायरेक्शन रेशियो चाहिए थे। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बन गई? अगर कार्टेशियन इक्वेशन की बात करो तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए यानी कि 7, y माइनस वाई वन अपॉन बी यानी कि -5 और z माइनस z1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में c 1 हो जाएगा। ये तो हो गई कार्टेशियन इक्वेशन। और अगर वेक्टर इक्वेशन की बात करें तो वेक्टर इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर लिखते हैं, जहां पे ए तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट ये है, इसका पोजीशन वेक्टर बना दो, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स जो डायरेक्शन वेक्टर है, इस डायरेक्शन वेक्टर के का वेक्टर बना दो, 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस का k कैप। ये हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म और ये हो गई हमारी, ठीक है। ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक अच्छा कंसेप्ट सिखाऊंगा, ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। क्या कह रहा है, देखो एक लाइन है स्पेस के अंदर, एक लाइन है स्पेस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस लाइन की कार्टेशियन फॉर्म तुम्हें दी हुई है, x प्लस 3/5 इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2 z प्लस 4/3। ये है, हमने इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहां से हमने पकड़ा और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कह रहा है कि तो इसका फुट बताओ क्या होगा, इसका क्या होगा, फुट क्या होगा ये पूछ रहा है। मान लो ये P पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने A पॉइंट के ऊपर फुट ड्रॉ किया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो तुमसे 3-4 चीजें पूछ सकता है, ध्यान से सुनना क्या क्या। पहली चीज तो वो तुमसे पूछ सकता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो PA दिख रहा है इसकी इक्वेशन भी पूछ सकता है। दूसरी बात, वो तुमसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ सकता है कि इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है। तीसरी बात, वो तुमसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ सकता है जो हमसे पूछा हुआ है। और चौथी बात, वो हमसे इस पॉइंट की इमेज भी पूछ सकता है, वो हमसे इस पॉइंट की क्या पूछ सकता है, इमेज भी पूछ सकता है। और हो सकता है कि सारी की सारी चीजें भी पूछ ले, 5 नंबर का सवाल बना दे और सारी की सारी चीजें पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूं। तो हम सारी चीजें करेंगे बारी बारी से। अब करना कैसे है ये बात समझो ध्यान से। हम क्या करें, इस सारे रेशियो को अगर लैम्डा के बराबर मान लें तो यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। अगर तुम यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, इसको लैम्डा के बराबर रखो, ये हो गया 5 लैम्डा और 3 उधर चला जाएगा तो -3। y की वैल्यू निकालोगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा।
और z की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस का 4। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? तो ये जो एक्स वाई जेड पॉइंट है ये लाइन के ऊपर का ही तो एक पॉइंट है। लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओ, इस लाइन के पॉइंट्स निकलते चले जाएंगे, यानी कि इसको मैं जनरल पॉइंट ऑफ लाइन कह सकता हूं। तो पहला काम तुम्हें यही करना है कि जनरल पॉइंट ऑफ लाइन निकाल लेना है। क्या कर लेना है? जनरल पॉइंट ऑफ लाइन निकाल लेना है। तो लाइन का जनरल पॉइंट क्या हो गया? 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4, ये हो जाएगा। किसी ना किसी लैम्डा की वैल्यू के लिए ये तुम्हारा ए पॉइंट भी तो बनेगा, है ना। फॉर सम लैम्डा, कोई ना कोई लैम्डा की वैल्यू लोगे तो अबोव पॉइंट विल बी ए। अबोव पॉइंट क्या बन जाएगा तुम्हारा? विल बी ए पॉइंट बन जाएगा अबोव पॉइंट, है ना। ये ए पॉइंट बन जाएगा। तो मैंने मान लिया किसी लैम्डा के लिए ए पॉइंट बन गया, यानी कि ए पॉइंट मैंने बोल दिया 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4, ये बन गया। अब ऐसा करते ये पी पॉइंट कितना था? 0, 2, 3। क्या तुम डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी ए निकाल सकते हो? इसी स्टेप से करना है ये क्वेश्चन। क्या तुम डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी ए निकाल सकते हो? पी ए लाइन के डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि इस लाइन के दो पासिंग पॉइंट पता लग गए तुम्हें, एक तो पी और एक ए। ये दो पासिंग पॉइंट अगर तुम्हें पता लग गए तो तुम लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 किया जा सकता है। तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? 5 लैम्डा माइनस 3 में से 0 घटाओगे तो ये डायरेक्शन रेशियो आ रहे हैं 5 लैम्डा माइनस 3। 2 लैम्डा प्लस 1 में से 2 घटाओगे तो 2 लैम्डा माइनस 1। 3 लैम्डा माइनस 4 में से 3 घटाओगे तो 3 लैम्डा माइनस 7। ये डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब पी ए जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन से। मान लो इस लाइन को L1 बोल रहे हो, तो जो हमारी पी ए जो लाइन है ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो जो डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। जो हमारी डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा ना। पी ए लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये हैं और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट करा दो, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 5 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई 2 लैम्डा माइनस 1 से हो जाएगी, और 3 की मल्टीप्लाई 3 लैम्डा माइनस 7 से हो जाएगी। ये 0 आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा लैम्डा निकल जाएगा। 25 लैम्डा माइनस 15, 4 लैम्डा माइनस 2, 9 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। देखो कितना हो गया? 25 और 4 29 और 9 38, 38 लैम्डा। माइनस का 15, माइनस का 2 कितना हो गया? माइनस का 17 और माइनस का 21, माइनस का ही 38 हो गया, उधर जाके प्लस 38 हो जाएगा, यानी लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 1 आते ही सारा सवाल खत्म। बस ये प्रोसेस ध्यान रखना है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 को रख दो यहाँ पे, ए पॉइंट आ जाएगा। ये तो फुट आ गया तुम्हारा, लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो, तो लैम्डा की वैल्यू 1 रखते ही ये फुट आ जाएगा हमारा कितना? 5 माइनस 3 2, और 2 प्लस 1 1 रखनी है ना, 2 प्लस 1 3, और 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, ये तो आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो उसने पूछा हुआ था, ये सवाल हो गया। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, डायरेक्शन क्या लगा के? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पी ए की लेंथ आ जाएगी, वो हो जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगी? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर पी ए कैसे निकालोगे? देखो, पासिंग पॉइंट तो ये रहा या ये रहा, दोनों पासिंग पॉइंट है, और डायरेक्शन रेशियो ये रहे। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो, ये पी ए के डायरेक्शन रेशियो ही तो है। कितना हो जाएगा? यहाँ 1 रखोगे तो 2 1 और माइनस का 4, 2 1 माइनस का 4। तो इक्वेशन ऑफ पी ए कितनी हो जाएगी? x माइनस 0/2, x माइनस 0/2, y माइनस 2/1, y माइनस 2/1, और z माइनस 3/-4, z माइनस 3/-4 हो जाएगी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। लास्ट अगर तुमसे इमेज पूछ ले तो इमेज के लिए क्या करोगे? देखो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस बराबर बराबर होता है, तो ये पी डैश पॉइंट को एक्स वाई जेड मान लो। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो ये मिड पॉइंट होना चाहिए, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे,
कैसे लगाओगे, मैं यहाँ ऊपर लगा देता हूँ, पेज नहीं चेंज करना पड़ेगा। 0 प्लस x/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 यानी कि 2 प्लस y/2 और z1 प्लस z2/2। ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 3 -1। यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर दोनों चीज़ों को कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इमेज भी निकल जाएगी। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू तो आ गई 4, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 6 होगा, तो उधर जाएगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 4, है ना, 6 माइनस, और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 और -3 -5। तो ये इमेज बन गया 4 4 -5। ठीक है, तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत आसान कंसेप्ट है और एक फॉर्मूला बेस्ड है। पहले तो उसके लिए क्या हमें छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी, क्या कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। पहले तो समझेंगे कि स्क्यू लाइंस होती क्या है। देखो, स्क्यू लाइंस एक ऐसी लाइंस होती हैं, तुमने एक तो पैरेलल लाइन सुनी होगी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन सुनी होगी, पर एक ऐसी लाइन होती है जो ना तो पैरेलल होती है, नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ना ही वो पैरेलल होंगी और ना ही वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, ये प्लेन दिख रहे हैं तुम्हें। अब ये प्लेन अगर नहीं विजुलाइज कर पा रहे हो तो जिस भी रूम के अंदर बैठे हो ना, उसकी छत देखो और उसका फर्श देखो। छत के ऊपर एक लाइन खींच दो, जैसे छत के ऊपर मैंने ये लाइन खींच दी, और एक लाइन फर्श के ऊपर खींच दी। अब ना तो ये लाइन मुझे पैरेलल दिख रही है, देखो एक तो ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, और ना ही ये आपस में एक दूसरे को कट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ना तो ये पैरेलल हुई और ना ही ये इंटरसेक्टिंग हुई। जैसे कि मान लो एक तुम्हारी लेफ्ट साइड वाली दीवार पे और एक तुम्हारी राइट साइड वाली दीवार पे लाइन बनाओगे तो वो भी तुम्हारी क्या होगी, स्क्यू लाइंस हो जाएंगी। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। अब स्क्यू लाइंस के अंदर हम करना क्या चाह रहे हैं, स्क्यू लाइंस के अंदर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इन दोनों के बीच का। यानी कि हम क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि अगर इन दोनों लाइंस के ऊपर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इन दोनों लाइंस के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आएगी। ये मान लो ये P पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो ये PA की लेंथ कितनी आएगी। ठीक है, अब यहाँ से दो केसेस बनते हैं। एक केस तो ये बनता है कि भाई हो सकता है ये दोनों लाइन ऐसी ही हो, ना तो पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो, और दूसरा केस ये बनता है ये दोनों लाइंस पैरेलल भी तो खींच सकता था मैं, तो पैरेलल लाइंस भी हो सकती है यहाँ पे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, एक तो नॉर्मल स्क्यू लाइंस के लिए और एक पैरेलल लाइंस के लिए, और वो दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जो सिंपल वाला है ना स्क्यू लाइंस वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो कोई साल गया नहीं जिसमें उसका क्वेश्चन नहीं आया हो 3 मार्क्स का। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कैसे निकलेगा। मान लो एक लाइन तो तुम्हारी ये है और एक लाइन मान लो तुम्हारी ये है, दोनों क्या है, स्क्यू लाइंस है, और इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वो ये वाला ड्रॉ हुआ है। ठीक है, पहली वाली जो लाइन है, पहली वाली लाइन की जो इक्वेशन है, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो मान लो D है। तो जो ये L1 लाइन है ना, इसकी इक्वेशन मान लो मैंने बोल दी A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। ठीक है, तुम्हें वेक्टर फॉर्म में जरूरत पड़ेगी। और इस वाली लाइन की इक्वेशन तुम्हें क्या बोल दी, A2 प्लस लैम्डा B2 है। तो तुम्हें अब सोल्व क्या करना है, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। क्या करना है, तुम्हें पहले A2 में से A1 घटाना है, ये जो पोजीशन वेक्टर है इनको घटा लो, A2 माइनस A1, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेना है B1 क्रॉस B2 से। तो तुम्हें एक बार A1 माइनस A2 निकालना पड़ेगा, एक बार B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा, और अपॉन में जो ये B1 क्रॉस B2 है इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, ऊपर जो है ना ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक स्केलर आएगा, पर वो स्केलर नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो डिस्टेंस नेगेटिव ना हो इसलिए हम मोड भी लगा देते हैं। तो ये वाला तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा किसका, ये वाला तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा जब लाइंस स्क्यू होंगी। अगर सपोज दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एक लाइन ऐसे है
एक लाइन ऐसे है, और इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है मान लो। अब यहाँ पे जो दोनों लाइंस होंगी इनकी इक्वेशन कैसी खास दिखेगी, देखो मान लो इस वाली लाइन की जो L1 लाइन है इसका जो इक्वेशन है वो A1 प्लस लैम्डा बी होगा। बी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर दोनों लाइंस पैरेलल है ना तो उनका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो सेम मिलेगा। उनका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो क्या मिलेगा, सेम। इसका बी है तो इसका भी बी ही होगा। अच्छा सॉरी, ये A2 लिखो, ठीक है। तो अगर ऐसी लाइंस हैं तो तुम्हें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या, तो पहले तुम्हें A2 माइनस A1 कैलकुलेट करना है, और यहाँ डॉट नहीं करना है, क्रॉस बी करना है, थोड़ा सा फर्क है। बी क्रॉस बी तो करेंगे नहीं ना, वो तो जीरो हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ करोगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, इस वेक्टर का क्या ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, और अपॉन में बी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करा दो। बी के मैग्नीट्यूड से इसको क्या करा दो, डिवाइड करा दो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जैसे कि अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब ये पैरेलल है कि नहीं ये तुम्हें खुद देखना है। पैरेलल होने या ना होने का कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा यहाँ से नीचे से। ये डायरेक्शन रेशियोज देखो, या तो ये बराबर होंगे या ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। दोनों में से कोई भी केस नहीं है, ना तो ये पैरेलल है, ना तो ये सेम है, और ना ही ये स्केलर मल्टीपल है। तो सिंपल स्क्यू लाइंस है। A1 वेक्टर बनाओ सबसे पहले। A1 वेक्टर क्या बनेगा, यहाँ पे जो ये घट रहा है 3 5 7, ये पासिंग पॉइंट है इसका। तो 3i कैप 5j कैप 5j कैप प्लस 7k कैप, ये A1 हो गया। A2 वेक्टर कितना आएगा, -1i कैप -1j कैप -1k कैप। यही तो है, देखो x में से जो घट रहा है ना वो देखना है। तो x में से क्या घट रहा है, -1, y में से -1, z में से माइनस। अब B1 वेक्टर निकालो। पहले वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, i कैप -2j कैप प्लस k कैप। B2 लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 7i कैप -6j कैप और प्लस का k कैप, ये है। तो सबसे पहले तो B1 क्रॉस B2 ही निकाल लो, इसकी जरूरत पड़ती है। B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या आएगा, i कैप j कैप k कैप। B1 के कंपोनेंट लिख दो, 1 - 2 1, 7 - 6 1, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, i कैप, ये रो गई, ये कॉलम गया -2 प्लस का 6, डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे। -2 प्लस का 6 माइनस का j कैप, ये रो गई, ये कॉलम गया, 1 की 1 से कराई तो 1, 7 की 1 से कराई तो -7, प्लस का k, ये रो गई, ये कॉलम गया, माइनस का 6, और ये हो जाएगा प्लस का 14, है ना। तो एक बार चेक कर लेंगे, -2 + 6 1 - 7, ठीक है। हाँ तो ये कितना हो गया, देखो ये तो हो गया 4i कैप, ये कितना हो गया प्लस का 6j कैप, और ये कितना हो गया 8k कैप। ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर आ गया। और A2 माइनस A1 वेक्टर कितना आएगा, A2 माइनस A1 वेक्टर, A2 माइनस A1 वेक्टर देखो कितना आएगा, A2 माइनस A1 करोगे तो माइनस का 4i कैप माइनस का 6j, यहाँ पे j कैप आएगा, ठीक है, माइनस का 6j कैप और माइनस का 8k कैप, ये हो गया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा तुम्हें, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो 16 + 36 + 64, तो 116 हो गया। 116 में से क्या बाहर आ रहा है, 4 बाहर आ जाएगा ना, 4 आएगा, 4 के अलावा कुछ आ सकता है, 4 ही आएगा शायद। तो 4 बाहर निकाल लोगे तो 2 आ जाएगा, रूट में क्या बच जाएगा 29, अगर मैं सही हूँ तो 2√29। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था वो क्या कह रहा था, ऊपर तो क्या करना है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, A2 माइनस A1 का और B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट करना है। i वाले का i के साथ कराओगे तो माइनस का 16, j वाले का j के साथ कराओगे तो माइनस का 36, k वाले का k के साथ कराओगे तो माइनस का 64, यही आएगा। और नीचे नीचे कितना बन जाएगा तुम्हारा, यार वो लिखते नहीं ना तो सही रहते, क्योंकि ऊपर भी वही बन रहा है, तो मैं नीचे 116 लिख रहा हूँ। ऊपर भी क्या बन गया तुम्हारा 116 और नीचे बन गया √116, यानी कि √116 आ गया।
है ना, √116 आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√29 यूनिट्स, तो इसे वहां लिखा। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है, बस ये फॉर्मूला लगाना है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे पैरेलल वाला, तो एक क्वेश्चन पैरेलल वाला और देखो। अब देखो तुम्हें यहाँ से खुद पहचानना है क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है, कहीं आंख बंद करके चालू कर दो। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने, 2 3 6 है, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 4 6 12। दिख रहा है ना, अगर इसको 2 से डिवाइड करा दूं इन डायरेक्शन रेशियोज को तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों लाइंस फिर पैरेलल हैं, एक दूसरे की स्केलर मल्टीपल है, तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, पैरेलल वाला लगेगा। तो अगर मैं a1 वेक्टर लिखूं तो a1 वेक्टर कितना बनेगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप, z में से क्या घट रहा है, और a2 वेक्टर उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3i कैप 3j कैप माइनस का 5k कैप, है ना। b वेक्टर बनेगा सिर्फ एक b वेक्टर, b1 b2 नहीं बनेंगे, सिर्फ एक b वेक्टर, दोनों का सेम। और लेना कौन सा है, जिसमें से कांस्टेंट रिमूव्ड हो, वो वाला लो। क्यों अपना काम बढ़ाए, जिसमें से कांस्टेंट रिमूव्ड होगा, 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो हमें पहले तो क्या करना है, a2 माइनस a1 वेक्टर निकालना है। a2 माइनस a1 कितना आएगा, 2i कैप प्लस का j कैप और माइनस का k कैप। फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, फिर क्या कराना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है b के साथ, i कैप j कैप k कैप। तो ये कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1 देखो 2 1 माइनस 1, और b वेक्टर क्या है 2 3 6 है ना। तो i कैप क्या बन जाएगा देखो 6 और प्लस का 3 माइनस का j कैप का कंपोनेंट आएगा 12 और प्लस का 2, और प्लस का k कैप कितना आएगा 6 माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 9i कैप माइनस का 14 j कैप प्लस का 4k कैप, क्या आएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा तुम्हें ऊपर, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और निकाल लो। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 196 और प्लस का 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 81 और 16 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। 97 में अगर 196 जोड़ दोगे तो अगर 100 जोड़ते तो 296 हो जाता, और 97 जोड़ रहे हैं तो 293 हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देख लेना, अगर कोई कैलकुलेशन एरर है देख लेना। और b का मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा, b का मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा हमें। b का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 4 प्लस 9 प्लस 36, ये हो जाएगा √49 यानी कि 7। तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारा, √293 अपॉन में 7 यूनिट्स। ये हो गया दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या हो गया, दो पैरेलल लाइंस के। क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से बस। अब एक तुम्हारे पास एक लास्ट कंसेप्ट और बचता है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, कोप्लेनर लाइंस का कंसेप्ट आता है। दो लाइंस कोप्लेनर कब हो सकते हैं, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन के ऊपर लाई करे, है ना, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहां से भी। दो तरीके के सवाल बनते हैं, मैं दोनों बताऊंगा। ठीक है, द लाइंस विच आर लाइंस लाइंग इन ए प्लेन। जब लाइंस एक प्लेन के अंदर लाई करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब कोप्लेनर लाइंस कब कब हो सकती हैं ये समझो। पहली बात, ये दो केस समझने जरूरी है। क्या कह रहा हूं मैं, व्हेन टू लाइंस कैन बी कोप्लेनर, व्हेन टू लाइंस आर कोप्लेनर। ये क्वेश्चन है कि कब कब दो लाइंस कोप्लेनर हो सकती हैं। पहला केस सुनो, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी ना, जब दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी दोनों लाइंस है वो क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी। अरे यार कोई पेन दिख जाए जल्दी से, हाँ दिख गया दिख गया। देखो मान लो ये दो लाइंस हैं, ठीक है, मान लो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ऐसे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल है ना तो इनमें से पास होने वाला एक प्लेन बन जाएगा।
इन दोनों को स्पेस में तुम कैसे भी पैरेलल बनाओ, पर पैरेलल ऐसे नहीं करना, ये तो स्क्यू बन गई, देख पा रहे हो सामने से ऐसे कर दिया तो स्क्यू बन गई। इनको पैरेलल बनाओ, जब इनको तुम पैरेलल बनाओगे, इनको स्पेस में कैसे भी घुमाओ, ये हमेशा कोप्लेनर रहेंगी। इनमें से पास होने वाला एक प्लेन पक्का मिल जाएगा तुम्हें, है ना। तो पहला केस, पहला कब होगा, जब लाइंस पैरेलल होंगी। अब पैरेलल को पता करना तो बहुत आसान है, जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो स्केलर मल्टीपल दिख जाएगा। डायरेक्शन वेक्टर जो होगा तो क्या मिल जाएगा, स्केलर मल्टीपल मिल जाएगा। अगर दो लाइंस दी हैं और उनका अगर डायरेक्शन वेक्टर स्केलर मल्टीपल है तो कह देंगे कोप्लेनर है। जैसे कि हमने अभी ये सवाल किया, इसमें तुमने देख लिया ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, देखने से ही पता लग गया, तो ये कोप्लेनर हो गई। फिर ये लाइंस क्या हो गई, कोप्लेनर हो गई। तो ये तो कुछ बचा नहीं। तो फिर दूसरा कहता है अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हैं, अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये भी एक प्लेन में समा जाएंगी, दोनों एक ही प्लेन में, दोनों की दोनों। अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो एक प्लेन में समा जाएंगी। इनको तुम स्पेस में कैसे भी लेके जाओ, कैसे भी घुमाओ, इनसे पास होने वाला तुम्हें एक प्लेन पक्का मिलेगा। ये दोनों की दोनों एक प्लेन में लाई करेंगी। यानी कि जब दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो भी हम उनको क्या कह देते हैं, कोप्लेनर कह देते हैं। अब इंटरसेक्टिंग का पता कैसे लगेगा, पैरेलल का तो पता लग गया डायरेक्शन वेक्टर से, इंटरसेक्टिंग का कैसे, जब दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो क्या उनके बीच का डिस्टेंस निकलेगा कुछ। अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना होगा, 0 होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमने निकाला अभी अभी, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। यानी कि ये वाली चीज 0 होनी चाहिए, और यानी कि इसको उधर ले जाऊं तो क्या बचेगा, सिर्फ तुम्हारे पास ये कंसेप्ट बचेगा। यानी कि अगर दो लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो फिर क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, a2 माइनस a1, मैं ठीक से लिख देता हूं, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये पार्ट 0 हो जाए बस। अगर ये 0 हो गया तो हम कह देंगे कि हमारी लाइन क्या है, कोप्लेनर है। तो तुमसे वो दो क्वेश्चन करेगा, अब इसके अंदर से दो क्वेश्चन कर सकता है। वो कहेगा कि क्या ये लाइंस कोप्लेनर हैं, एक तो क्वेश्चन ये करेगा क्या ये लाइंस कोप्लेनर है। तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या लाइंस कोप्लेनर है, तो दो चीजें देखनी है। अगर लाइंस पैरेलल हुई तो बोल देना कोप्लेनर है, पैरेलल तो दिख ही जाएंगी, उसमें करने का कुछ नहीं है। फिर दूसरा इंटरसेक्टिंग देखोगे, इंटरसेक्टिंग देखने के लिए बस ये चीज निकालनी है। अगर ये चीज 0 आ गई तो यानी कि डिस्टेंस 0 आ गया, और डिस्टेंस 0 आ गया तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। एक तो बस इतना। अगर इन दोनों में से कोई भी बात नहीं हो रही है तो वो क्या नहीं है, कोप्लेनर नहीं है, अलग अलग प्लेन में लाई करती है, ठीक है, वो स्क्यू हो जाएंगी। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है डिटेल में कि क्या दोनों की दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं। अगर वो हाँ सॉरी गलत बोल गया, क्या दोनों की दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, वो ये पूछेगा क्या दोनों की दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं। अगर वो इंटरसेक्टिंग हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल के बताओ। जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें वो पॉइंट भी बताना है जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगी। अब देखो, अगर सिर्फ चेक करने को बोला है कि वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं, यानी कि कोप्लेनर है या नहीं, तब तो तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है, ये और ये। अगर वो ये बोल दे कि ये भी, ये पहले तो चेक करो वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं, और फिर ये देखना है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा क्या, तो फिर ये मेथड नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ये डबल डबल काम कर देगा हमारा। ये सिर्फ तब लगाएंगे जब हमें चेक करना हो। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें तो शो ही करा लिया उसने, चेक नहीं कराया, शो करा लिया कि लाइंस कोप्लेनर है। तो पहली चीज ये देखो, क्या तुम्हें यहाँ पे दोनों के दोनों जो डायरेक्शन वेक्टर दिख रहे हैं वो स्केलर मल्टीपल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो पैरेलल तो नहीं है बिल्कुल भी। अब इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है तो फिर ये इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 बनना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें जो करना है वो करेंगे, माइनस का 3i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 5k कैप। ये तो a1 आ गया, और a2 x में से क्या घट रहा है, माइनस का i कैप
प्लस का 2j कैप प्लस का 5k कैप, ये आ गया। ये A2 माइनस A1 में निकाल लो हाथ की हाथ, तो ये कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप, ये आ गया। अब B1 और B2 भी निकाल लो। B1 कितना आएगा माइनस का 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। B2 वेक्टर क्या आएगा माइनस का i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 5k कैप। तो B1 क्रॉस B2 कितना आएगा i कैप j कैप k कैप माइनस 3 1 5 माइनस 1 2 5, ये हो जाएगा। ठीक है, i कैप निकाल दो, ये रो गई, ये कॉलम गया 5 माइनस 10, माइनस का j कैप, ये रो गई, ये कॉलम गया माइनस का 15 और प्लस का 5, प्लस का k कैप, ये रो गई, ये कॉलम गया माइनस का 6 प्लस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 5 i कैप प्लस का 10 j कैप माइनस का 5 k कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये डॉट प्रोडक्ट करके देखो कितना आएगा। ये A2 माइनस A1 रहा, ये रहा, तो कितना हो जाएगा, i वाले की i से कराओगे तो माइनस का 10, j वाले की j से कराओगे प्लस का 10, k वाले की k से कराओगे तो 0, तो 0 आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि दिस इम्प्लाइज, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों लाइंस के बीच में वो 0 है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो हम क्या कहेंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है। क्योंकि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, दिस इम्प्लाइज वो क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी। दिस इम्प्लाइज लाइंस आर कोप्लेनर, तो लाइंस हमारी कोप्लेनर भी हो जाए। एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है, चेक करने को भी आ सकता है, शो करने को भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, ये देखो, कह रहा है कि शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट, हमें ये भी शो करना है कि शो करो कि ये दोनों की दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। और देखो एक चीज ये जोड़ दी, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें क्या निकालना है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और निकालना है। अब जरा एक इसके अंदर बात सुनो, हमें वो मेथड नहीं लगाना है, हमारा वो काम अपने आप हो जाएगा, शो करने वाला काम अपने आप हो जाएगा। हम सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, शो अपने आप हो जाएगा लास्ट में। मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लो M है, ये है, अगर ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो ये दोनों लाइंस के लिए सेम होना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो दोनों लाइन के ऊपर लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो ये दोनों की दोनों लाइंस के ऊपर लाई करेगा। तो हम दोनों लाइंस को इक्वेट करके इनका पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, अगर निकल गया तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग थी, नहीं निकला तो इंटरसेक्टिंग नहीं थी। अब वो काम करना कैसे है, देखो, L1 लाइन की कार्टेशियन फॉर्म लिख लो, L1 लाइन की कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि जनरल पॉइंट निकालना पड़ेगा। L1 लाइन की कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी, x माइनस 1, पासिंग पॉइंट क्या है 1 1 माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन 3, y माइनस 1 अपॉन माइनस 1, z माइनस में माइनस 1 तो z प्लस 1 अपॉन में 0, उसके पास k वाला डायरेक्शन नहीं है ना, 1 1 माइनस 1 3 माइनस 1। और L2 लाइन क्या बनेगी, उसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखो, x माइनस 4 अपॉन में 2, y माइनस 0, उसमें j वाला नहीं है ना, उसमें j वाला नहीं है, ध्यान से करना भाई, j वाला नहीं है, y माइनस 0 और वहां पे भी नहीं है j वाला, तो 0, y माइनस 0 अपॉन 0, और z माइनस में माइनस 1 तो z प्लस 1 और अपॉन में 3, है ना, यही होगा। एक बार चेक कर लेंगे, 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 3 माइनस 1 0 3 माइनस 1 0 4 0 माइनस 1 4 0 माइनस 1 2 0 3 2 0 3। अब क्या करो, इसको तो रख लो लैम्डा के बराबर या k के बराबर, लैम्डा के बराबर रख लो, और इसको किसी दूसरे म्यू के बराबर रख लो। तो जनरल पॉइंट ऑफ L1 अगर निकालोगे, जनरल पॉइंट ऑफ L1 अगर निकालोगे, L1 का जनरल पॉइंट निकालो, क्या आएगा, क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन 3 को लैम्डा के बराबर रखोगे तो 3 लैम्डा प्लस 1 आएगा, इसको इसके बराबर रखोगे तो माइनस का लैम्डा प्लस 1 आएगा, इधर ले जाओगे तो ये लैम्डा की 0 से और 1 उधर जाएगा, तो ये। और जनरल पॉइंट ऑफ L2
L2 का जनरल पॉइंट निकालो। L2 का जनरल पॉइंट कितना आएगा, 2 म्यू प्लस 4 आएगा। इसको इधर ले जाओ 0, 0 उधर जाएगा तो 0, और इसको इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 3 म्यू माइनस 1। ये दोनों का जनरल पॉइंट आ गया। यानी कि इस लाइन के सारे पॉइंट्स निकाल लिए, इस लाइन के सारे पॉइंट्स निकाल लिए। किसी ना किसी लैम्डा म्यू के लिए ये दोनों सेम बनने चाहिए। अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई, क्या लिखेंगे, 2b इंटरसेक्टिंग होने के लिए देयर एग्जिस्ट, या ऐसे लिख दो देयर विल बी सम लैम्डा एंड म्यू फॉर विच, ऐसे लैम्डा और म्यू मिलने चाहिए जिसके लिए ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। तो पहले वाला पॉइंट क्या है, 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस का म्यू प्लस 1, माइनस का लैम्डा प्लस 1, सॉरी माइनस का लैम्डा प्लस 1 और कोमा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 और माइनस 1। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, 2 म्यू प्लस 4 0 और 3 म्यू माइनस 1, ये बन गया। अब हमें लैम्डा म्यू को कैलकुलेट करना चाहिए। पहले तो x वाले को x वाले को कंपेयर कर लो। जब x वाले को कंपेयर करोगे तो 3 लैम्डा प्लस 1 क्या होना चाहिए, 2 म्यू प्लस 4 होना चाहिए। अगर y वाले को कंपेयर करोगे तो माइनस का लैम्डा प्लस 1 0 होना चाहिए। और अगर z वाले को कंपेयर करोगे तो माइनस 1 की वैल्यू 3 म्यू माइनस 1 होनी चाहिए। किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सोल्व करो और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लो। किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सोल्व करो, तो किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सोल्व किया, जैसे यहाँ पे देखो लैम्डा और की वैल्यू और म्यू की वैल्यू इजीली आ रही है। ऐसा भी हो सकता था कि जैसे ये लैम्डा म्यू में, ये लैम्डा म्यू में और ये लैम्डा म्यू में, तीनों लैम्डा म्यू में आ जाती, तो कोई भी दो उठा के सोल्व कर लेते। अब यहाँ से तो सीधा आ रहा है, देखो -1 से -1 तो कट रहा है, तो 3 म्यू की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि म्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालूं तो लैम्डा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई तो ये लैम्डा और म्यू इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो ये यहां से हो जाएंगी नॉन इंटरसेक्टिंग, और अगर ये सेटिस्फाई किया तो इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग वाला काम अपने आप हो गया। देखो हम तो जनरल पॉइंट निकालने चले थे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग अपने आप शो हो गई। तो ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखो, क्या सेटिस्फाई हो रही है, लैम्डा की वैल्यू 1 और म्यू की वैल्यू 0। लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 × 1 + 1, म्यू की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 + 4, 4 = 4, ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये काम हो गया, ये एक काम हो गया। ये क्वेश्चन 5 नंबर में ही आएगा तो लाइंस क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो अब या तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा वाले में रख दो, म्यू की वैल्यू म्यू वाले में रख दो, दोनों से सेम आएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने m माना था, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो भी वही आएगा, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4, 0 और -1, ठीक है। और चाहे यहाँ रख के देख लो, 4, 0, -1, सेम ही आ रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बस तुम्हारा लाइन के अंदर इससे ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए। और मुझे लग रहा है ये वीडियो काफ़ी छोटी भी हुई है, तो सुपर फास्ट हमारी वीडियो थी, शायद तुम्हें ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलो फिर ठीक है, मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। अब हमारा एक चैप्टर और बचता है बस, प्रोबेबिलिटी वाला, उसको भी जल्दी से अपलोड करके तुम्हारा जो वन शॉट है वो कवर हो जाएगा, तुम्हारा सारा सिलेबस फिर कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।